Hello friends, how are you? I hope you are all fine. Friends, this is the third video on 11th physics chapter number 2, that is mathematical method. Friends, before starting this video, I will recommend you, if you are not seen my previous videos on mathematical method, so friends please watch them first. Okay, so in this video we are going to discuss second method of vector addition, that is friends law of parallelogram of vector. This is the second method of vector addition. And friends, this is very important law. Friends, this is very important law in this chapter, that is mathematical method. This is very important law. Friends, this is the geometrical method of vector addition. This is the geometrical method of vector addition. So friends, my name is Rohit Pawar and this is our beautiful channel Rohit Pawar Academy. So let's start. Okay friends, let's start. Law of parallelogram of vector. Friends, suppose we have two vectors which is acting on a, सपोज कर लीजिए फ्रेंड्स कि मेरे पास दो वेक्टर है और दोनों ही वेक्टर एक ही पॉइंट से एक्ट कर रहे हैं। जैसे कि ध्यान से सुनो फ्रेंड्स, देखो ये है मेरे पास ए पॉइंट और इस पॉइंट से एक वेक्टर है मेरे पास जो कि इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, जिसका नाम है वेक्टर पी। और एक दूसरा वेक्टर है जो कि ए इसी पॉइंट से एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में, जिसका नाम है वेक्टर क्यू। अभी मुझे एक क्वेश्चन आपसे पूछना है फ्रेंड्स कि ये पी वेक्टर इस डायरेक्शन में, क्यू वेक्टर इस डायरेक्शन में, दोनों ही ए पॉइंट से एक्ट कर रहे, इसी पॉइंट से एक्ट कर रहे दोनों ही, यानी कि ये पॉइंट जो है ये ओरिजिन है। ठीक है, दोनों ही वेक्टर का क्या है, वो ओरिजिन है। तो मुझे आप एक बताओ कि इनका रिजल्टन वेक्टर क्या होगा। इनका रिजल्टन वेक्टर क्या होगा। जैसे कि अब तक हमने पढ़ा कि मेरे पास सपोज कर लीजिए कि ये वेक्टर है ए और ये दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। ठीक है, इसको हम कैसे ऐड करते थे फ्रेंड्स, इसको हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। वेक्टर को हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, वेक्टर को क्या कर सकते हैं हम, पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था। जैसे कि अभी मैंने इसको उठा के और इसको आगे बढ़ाया फ्रेंड्स, जैसे कि इधर लेके गए। ठीक है, ये हमारा ए वेक्टर और ये जो सॉरी ये हमारा बी वेक्टर। ठीक है, और ये ए वेक्टर को हमने पैरेलल शिफ्ट कर दिया इधर। ठीक है, ये आ गया हमारा बी वेक्टर। अभी ये हमारा ए वेक्टर। ठीक है, ये इधर शिफ्ट करने के बाद ये हमारा ए वेक्टर। तो यहाँ पे इनका रिजल्टन क्या होगा फ्रेंड्स, देखो पहले वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर की टेल जोड़ दी हमने और रिजल्टन क्या था, पहले वेक्टर का टेल दूसरे वेक्टर के हेड को जोड़ा और ये हमारा हेड था। सही, यही था ना, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन पहली मेथड हम यही तो पढ़ी थी। यहाँ पे वेक्टर अलग अलग पॉइंट से एक्ट कर रहे थे, तब यहाँ पे हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम पढ़ते थे और इसको ट्रायंगल लॉ यहाँ पे लगाते थे। ठीक है, पर यहाँ पे कुछ बात अलग है, दोनों ही वेक्टर एक ही पॉइंट से एक्ट कर रहे, तो इस केस में रिजल्टन क्या होगा। यहाँ पे ये रिजल्टन था ना, तो इस केस में रिजल्टन क्या होगा फ्रेंड्स, तो यही बात हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं और इस लॉ को हम वहां पे यूज करेंगे, जो कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम वेक्टर। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर, इस लॉ को हम वहां पे यूज करेंगे और हम फाइंड करेंगे फ्रेंड्स इन दो वेक्टर का रिजल्टन। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा तो चलिए शुरू करते। देखो ये मेरे पास पी वेक्टर, ये क्यू वेक्टर। ठीक है, अभी ये जो पी वेक्टर है इसको मैं पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूँ फ्रेंड्स, यहां से उठाया यहाँ पे रख सकता हूँ मैं, क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी अभी भी वही है और इसकी जो लेंथ है, ये लेंथ हमें क्या बताती है, मैग्नीट्यूड बताती है ना लेंथ, और ये डायरेक्शन। तो मैंने इसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं की और डायरेक्शन भी चेंज नहीं की, उठा के बिल्कुल एग्जैक्टली रख दिया। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, रख दिया।
वैसे ही इस क्यू वेक्टर को मैं यहां से उठा के यहां पे लगा दूंगा, जैसे कि यहां पे देखो, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा क्यू वेक्टर। आ गया। अच्छा, आप यहाँ पे अगर देखोगे तो ये हो जाएगा बी सी डी। ये जो ए बी सी डी है फ्रेंड्स, ये क्या है फ्रेंड्स, ये है हमारा पैरेललोग्राम। क्या है हमारा पैरेललोग्राम, यहाँ पे तैयार हो गया फ्रेंड्स, एक क्रिएट हो गया है। अच्छा, पैरेललोग्राम की हमने बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ी है 9th में। क्या था पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी? अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। देखो, सी डी ए बी को पैरेलल है, और ये ए डी बी सी को पैरेलल है, और पैरेलल के साथ साथ कॉन्ग्रेंट भी होती है। पैरेलल के साथ साथ क्या होती है? कॉन्ग्रेंट होती है, यानी कि इसकी लेंथ जो होगी बीसी की लेंथ भी वही होगी फ्रेंड्स। एडी और बीसी इक्वल लेंथ की होगी, वैसे ही ए बी और सी डी भी इक्वल लेंथ की होगी फ्रेंड्स। यही तो पढ़ा था हमने। अच्छा, तो यहाँ पे पैरेललोग्राम यहाँ पे क्रिएट हो गया है। ओके, तो यहाँ पे पी वेक्टर और क्यू वेक्टर जो कि सेम पॉइंट से एक्ट कर रहे थे, तो इनका रिजल्टन वेक्टर होता है फ्रेंड्स इस वेक्टर का डायगोनल। इस वेक्टर का डायगोनल होता है इन दो वेक्टर का रिजल्टन वेक्टर। समझे फ्रेंड्स? तो यहाँ पे मैं आर वेक्टर यानी कि रिजल्टन वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा? ये पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर के इक्वल आ जाएगा। समझे फ्रेंड्स? अगर दो कोई वेक्टर एक ही पॉइंट से एक्ट कर रहे होंगे तो यहाँ पे इमेजिनरी पैरेललोग्राम को हम क्रिएट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे किया, और पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वही इन दोनों वेक्टर का रिजल्टन वेक्टर होता है। समझे क्या फ्रेंड्स? अच्छा, तो यहाँ पे हम लॉ पैरेललोग्राम वेक्टर का अब स्टेटमेंट लिख लेते। जो कुछ मैंने आपको बताया और जो कुछ यहाँ पे हमने किया है उसको हम अभी लॉ में कन्वर्ट कर देते, स्टेटमेंट बता देंगे फ्रेंड्स। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन, स्टेट एंड डिराइव लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर, तो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए अब लॉ को लिखते हैं हम। यहाँ पे जो लॉ बनेगा उस लॉ को हम लिखते हैं, और ये हमारा हो जाएगा लॉ का स्टेटमेंट। ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? स्टेटमेंट। तो आइए, स्टेटमेंट क्या बोलता है फ्रेंड्स? देखो, इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट्स, इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट, जैसे कि पी वेक्टर क्यू वेक्टर दो वेक्टर थे और एक ही पॉइंट से क्या कर रहे थे? एक्ट कर रहे थे, जो कि ए हमारा पॉइंट है। सही है। अच्छा, इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट, यानी कि इनका ओरिजिन क्या हो जाएगा? सेम ओरिजिन। इनका ओरिजिन क्या है? सेम है, एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं। अच्छा, उसके बाद देखो फ्रेंड्स, आर रिप्रेजेंटेड, और ये दो वेक्टर हमें क्या बताते हैं? क्या रिप्रेजेंट करते हैं? आर रिप्रेजेंटेड इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, represent in direction and magnitude by two adjacent sides of parallelogram. Their resultant vector, लिख लो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको एक्सप्लेन भी करने वाला हूं। Their resultant vector is given by the diagonal of parallelogram. डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। समझे फ्रेंड्स? यहां से देखो, अभी इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट, दो वेक्टर है एक ही पॉइंट से एक्ट करेंगे, अगर वो हमें क्या बताते? आर रिप्रेजेंटेड
इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, इनका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, बाय द टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करेंगे जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है ऑफ पैरेललोग्राम, देयर रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन बाय, उनका रिजल्टेंट क्या होगा, ये p वेक्टर था ये q वेक्टर था, उनका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर गिवन बाय द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की जो डायगोनल होती है वही उन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर होता है। समझ रहे फ्रेंड्स, तो ये लॉ है, ये स्टेटमेंट आपको एग्जाम में अगर आया तो ये लिखना पड़ेगा, सही है। अच्छा जल्दी से लिख लीजिए फ्रेंड्स। अच्छा तो फ्रेंड्स अभी हमने पढ़ा, देखो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, फिर ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है आर, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू होती है फ्रेंड्स, ध्यान से सुनो, स्क्वायर रूट के अंदर पी स्क्वायर, ये पी वाला पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इंटू कॉस थीटा, इंटू कॉस थीटा, ये होती है इसकी वैल्यू रिजल्टेंट वेक्टर की। आप डरो मत, ये कैसे आया आपको मैं बताने वाला भी हूँ। तो यहाँ से आप ध्यान सुनो, ये जो डायगोनल है जो रिप्रेजेंट कर रही है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आर, तो आर की वैल्यू होती है ये, क्या होती है देखो, अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इंटू कॉस थीटा, सही है। अभी ये जो वैल्यू है इसको हम डिराइव करेंगे, ये वैल्यू कैसे आई, रिजल्टेंट वेक्टर की ये वैल्यू कैसे आई, ये जो फॉर्मूला आ जाएगा ये हमें सिर्फ बताएगा मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड बताएगा, रिजल्टेंट वेक्टर क्या क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड बताएगा। तो आइए फ्रेंड्स अभी हम इस फॉर्मूले को डिराइव करते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ से ध्यान से सुनो फ्रेंड्स, देखो अगर मैंने ये जो ए बी ए डी है जो कि पी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, इसको मैंने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया फ्रेंड्स, थोड़ा बढ़ा दिया, एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। अच्छा और सी से बिल्कुल परपेंडिकुलर मैंने उस पी वेक्टर पर अप्लाई कर दिया फ्रेंड्स, ठीक है। सी से मैंने डी वेक्टर पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अच्छा यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, ये सी इस पर परपेंडिकुलर मतलब 90 का एंगल बनाएगी, ठीक है, 90 का एंगल बनेगी। अच्छा तो यहां से आप भी ध्यान से सुनो फ्रेंड्स, अगर P वेक्टर और ये Q वेक्टर इनके बीच का एंगल, ये वाला एंगल, जैसे कि ये Q वेक्टर है और ये हमारा P वेक्टर है कि नहीं, इनका बीच का एंगल जो है ये वाला, ये A पॉइंट है, क्या है फ्रेंड्स, ये अगर, तो मुझे बताओ यहां से ये CD का एंगल भी थीटा ही होगा, क्या हो जाएगा, थीटा ही होगा, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस देखो ए बी और ये डी सी, दो पैरेलल लाइंस, और ए डी क्या काम कर रही है, ट्रांसवर्सल का, तो ये एंगल थीटा होगा, तो ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि कौन से एंगल होते हैं ये, करस्पॉन्डिंग एंगल होते कि नहीं, कौन से एंगल होते, करस्पॉन्डिंग एंगल होते। अच्छा तो यहां से देखो फ्रेंड्स ये एंगल थीटा है ना। अच्छा तो इस ट्रायंगल में कौन सा वाला ट्रायंगल देखो, सी डी, और इसको हम नाम देते हैं अभी ई, सी डी ई, ये छोटे वाले ट्रायंगल में सी पता नहीं है, वैसे ही डी भी हमें पता नहीं है, तो पहले उसको फाइंड कर लेते, सी पता नहीं है डी पता नहीं, उसको हम फाइंड करेंगे अभी, ध्यान से सुनो। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, ये जो है सी डी ई, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है जिसको मैं यहाँ लिखा लेता हूँ, देखो कर लेता हूँ, देखो मैं, ठीक है, सी डी और ई, ठीक है, ये एंगल थीटा, ये 90, इसकी वैल्यू है क्यू, इसकी वैल्यू क्या है, क्यू वेक्टर, देखो क्यू वेक्टर सी डी की। अच्छा यहाँ पे जरा सा हम ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, 10th में पढ़ा है हमने ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे लगाएंगे। देखो फ्रेंड्स मुझे आप बताओ कि साइन थीटा होता क्या है, साइन थीटा, ये एंगल थीटा है और साइन की थीटा की वैल्यू क्या होती है,
ये होती है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, अपोजिट साइड कौन सी है, सीई, अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है, सीडी, है कि नहीं। अच्छा, यहाँ से साइन थीटा हो जाएगा, देखो साइन थीटा हो जाएगा सी अपॉन सी डी, सीई अपॉन सी डी को जरा देखो, ये हमारा सी डी है, देखो सी डी, ये हमारा क्या है, सी डी है। सी डी की वैल्यू क्या है, क्यू वेक्टर, इसको हम क्यू ही बोल लेते फिलहाल, क्यू है। अच्छा, तो यहाँ से देखो हमें सीई की वैल्यू पता करनी है। इस ट्रायंगल में सीई हमें पता नहीं है, डी भी हमें पता नहीं है, सिर्फ सी डी पता है जो कि क्यू है। हमें ये दो साइड को पता करनी है, तो ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे, साइन थीटा सी अपॉन क्यू। तो ये जो क्यू है इधर डिवाइड को इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये सीई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा, या तो क्यू इंटू साइन थीटा। क्यू को आगे लिख लिया, साइन थीटा को बाद में लिख लिया, चल जाएगा। तो ये सीई की वैल्यू हमें अभी पता चल गई, सीई की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू इंटू साइन थीटा। सही है। वैसे ही फ्रेंड्स मुझे आप बताओ कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला आपको अगर याद होगा तो वो होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, होता है कि नहीं। अच्छा, तो थीटा की एडजेसेंट साइड ये थीटा है, और इसके एडजेसेंट साइड तो डी है, तो डीई अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है, सी डी। तो ये हमारा हो गया कॉस थीटा। तो सी डी की वैल्यू हमें पता है, सी डी है तो क्यू है, तो यहां से हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू डीई अपॉन सी डी, तो सी डी है क्यू, है कि नहीं। अच्छा, यहां से हमें वैल्यू पता चल गई जो कि डीई किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू इंटू कॉस थीटा, क्यू इंटू कॉस थीटा हो जाएगी नहीं फ्रेंड्स। देखो थीटा क्यू जो है ये हमारा, ये क्यू डिवाइड को इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस थीटा को, तो थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा, तो हमें डी की वैल्यू, सीई की वैल्यू भी पता चल गई जो कि थीटा साइन थीटा है, सॉरी क्यू साइन थीटा है, और डी की वैल्यू भी पता चल गई जो कि क्यू कॉस थीटा है। क्या है हमारी वैल्यू, क्यू कॉस थीटा, दोनों वैल्यू हमें पता चल गई। ठीक है, एक काम कीजिए फ्रेंड्स, इसको जरा सा लिख लीजिए। ठीक है, हमारा ये जो व्हाइट बोर्ड है छोटा सा, इसके लिए पूरा डेरिवेशन आता नहीं है इसमें, तो आप स्टेप बाय स्टेप लिखते चलिए, इसको पूरा लिख लीजिए, वीडियो को स्टॉप कर लीजिए अभी। अच्छा, तो मैं बोलता हूँ आगे की तरफ, डेरिवेशन अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, आगे और कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से लिख लीजिए फ्रेंड्स इसको। अच्छा, तो ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, सीई क्या है, क्यू साइन थीटा, और डी क्या है, क्यू कॉस थीटा, क्यू कॉस थीटा। अच्छा, तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने अभी अभी देखा कि सीई की वैल्यू क्या है, ये हमारी क्यू साइन थीटा, और ये जो डी है इसकी वैल्यू हमने पता की क्यू कॉस थीटा, क्यू कॉस थीटा, यही वैल्यू है ना। अच्छा, अभी फ्रेंड्स आप कंसिडर कर दीजिए कि इन ट्रायंगल ए सी ई, देखो ए सी ई, ये बड़ा वाला ट्रायंगल ए सी दिख रहा है आपको, ए सी, इसको हम अभी लेंगे, इसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, ए सी ई भी कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें ई 90 का एंगल है। अच्छा, तो इसमें हम अगर पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे तो ए सी का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा फ्रेंड्स ए ई का स्क्वायर प्लस सीई का स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं पाइथागोरस के अकॉर्डिंग। अच्छा, तो एसी का स्क्वायर मतलब ही फ्रेंड्स हम रिजल्टेंट वेक्टर को फाइंड करने वाले हैं, एसी का स्क्वायर, यानी कि ये जो रिजल्टेंट है पी और क्यू वेक्टर का, इसको ही हम फाइंड करने वाले हैं आगे। देखो अभी एसी का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू एई का क्या है, एई देखो, एई क्या है फ्रेंड्स, एई ये है ए डी प्लस डीई, ये पूरा ए किसके इक्वल है, ए डी प्लस डीई के। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं फ्रेंड्स, देखो यहाँ से ए डी प्लस डीई, ए किसके इक्वल है, ए डी प्लस डीई के। अच्छा, प्लस सीई, सीई
का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा CE का स्क्वायर एज इट इज लिख लेंगे। अच्छा अभी यहाँ से देखो ये जो AC का स्क्वायर है, AC का स्क्वायर है एज इट इज लिखते चलो। AD का स्क्वायर, ये यहाँ पे देखो A प्लस बी होल ब्रैकेट का स्क्वायर फॉर्मूला लगाओगे, A प्लस बी ब्रैकेट का स्क्वायर, तो A स्क्वायर यानी कि AD का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 AD इंटू DE प्लस नीचे लिख लेता हूँ प्लस DE का स्क्वायर यानी कि B का स्क्वायर, आखिर में लेते हैं ना हम B का स्क्वायर, वैसे ही DE का स्क्वायर प्लस एज इट इज ये हमारा लिखा हुआ है CE का स्क्वायर, है कि नहीं। अच्छा उसके बाद देखो फ्रेंड्स ये जो AC है, ये जो AC है हमारा, ये AC का स्क्वायर एज इट इज लिख लेंगे, ठीक है। बाद में इसको हम R स्क्वायर लिखेंगे, R यानी कि रिजल्टेंट, AC किसके इक्वल है R के इक्वल है। तो AD का स्क्वायर, यहाँ पे देखो फ्रेंड्स अभी AD देखो जरा सा, AD को A या हमारा D, AD किसके इक्वल है देखो P, तो P का स्क्वायर, AD का स्क्वायर यानी कि P का स्क्वायर प्लस 2 इंटू AD, AD क्या है हमारा 2 इंटू P और DE देखो जरा DE, ये जो DE है हमारा Q इंटू कॉस थीटा, ये क्या है Q इंटू कॉस थीटा प्लस अभी इसको ध्यान से सुनो, इसको ध्यान से देखो भी अभी DE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, DE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, DE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर राइट एंगल ट्रायंगल है, किसके इक्वल हो जाएगा CD के स्क्वायर इक्वल के हो जाएगा ना, ये किसके इक्वल हो जाएगा CD के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों साइड का स्क्वायर इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज के इक्वल CD के स्क्वायर। अच्छा यहां से AC का स्क्वायर इक्वल, तो यहाँ पे देखो 2P और ये Q cos थीटा एज इट इज प्लस CD का स्क्वायर, CD का स्क्वायर, CD क्या है हमारा Q, तो Q का स्क्वायर हो जाएगा, CD का स्क्वायर यानी कि Q का स्क्वायर। तो इसको अगर थोड़ा तरीके से लिख लेंगे तो AC का स्क्वायर मतलब AC है हमारा रिजल्टेंट, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर, ये Q स्क्वायर आगे लेके आता हूं मैं इसको, चल जाएगा फ्रेंड्स, इसको आगे लेके आता हूँ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ, देखो 2PQ, Q स्क्वायर आगे लेके आओ, Q स्क्वायर को आगे लेके आए 2PQ इंटू कॉस थीटा। अच्छा तो R का स्क्वायर अगर रिमूव किया, R का स्क्वायर अगर रिमूव किया तो इक्वल टू की उस साइड अंडर रूट में आ जाती है, तो यहाँ से R इज इक्वल टू ये आ जाएगी स्क्वायर रूट में, जो कि ये P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आपको शुरू में बताता ना मैंने R इज इक्वल टू क्या है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ इंटू कॉस थीटा, ये होता है दो वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर जो डायगोनल है उसका मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे लिख लीजिए दिस इक्वेशन गिव्स अस मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, ये फॉर्मूला ये जो इक्वेशन है हमें मैग्नीट्यूड के बारे में ही बताएगा, डायरेक्शन के बारे में ये नहीं बताएगा, ये सिर्फ क्या बताएगा मैग्नीट्यूड यानी कि सिर्फ वैल्यू बताएगा कि कितना है, 5 है 10 न्यूटन है 50 न्यूटन है, फोर्स होगा तो सिर्फ 15 न्यूटन है 20 न्यूटन है, पर किस डायरेक्शन में ये नहीं बताएगा, ये सिर्फ क्या बताएगा मैग्नीट्यूड बताएगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताने वाला ये इक्वेशन है जिसकी वैल्यू R इज इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2PQ क्या है कॉस थीटा। अच्छा तो फ्रेंड्स लिख लीजिए, जल्दी से बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अच्छा तो फ्रेंड्स हमने अभी रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड पढ़ लिया, अभी वेक्टर है, रिजल्टेंट एक वेक्टर है, तो वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड तो हमने फाइंड कर लिया, पर डायरेक्शन की भी जरूरत होती है, तो डायरेक्शन कैसे फाइंड करोगे, रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या है कैसे फाइंड करोगे। देखो फ्रेंड्स यहाँ से हमने देखा कि ये P वेक्टर ये Q वेक्टर और ये रिजल्टेंट R, रिजल्टेंट P वेक्टर और Q वेक्टर में अगर एंगल थीटा होगा, देखो ये Q वेक्टर है और ये हमारा है P वेक्टर और ये डायगोनल गया है, ये क्या है हमारा डायगोनल है कि नहीं ऐसा। अच्छा
तो यहाँ पे आप देखो, ये अगर एंगल थीटा है तो पी एंगल, अभी ये पी वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर से अल्फा एंगल बनाएगा सपोज कर लीजिए, और ये क्यू वेक्टर रिजल्टेंट से ये बीटा एंगल बनाएगा। पी वेक्टर रिजल्टेंट से अल्फा एंगल और क्यू वेक्टर रिजल्टेंट से बीटा एंगल बनाता है। पर पी और क्यू वेक्टर में एंगल कौन सा है? थीटा है। इन दोनों का एंगल अल्फा और एक बीटा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो डायरेक्शन कैसे बोलोगे कि रिजल्टेंट वेक्टर जो आया है ये पी वेक्टर से इतने एंगल पर है, ऐसी डायरेक्शन बताओगे। या तो रिजल्टेंट वेक्टर जो आया है वो क्यू वेक्टर से इतने एंगल पर है, ऐसी डायरेक्शन बताई जाती है रिजल्टेंट वेक्टर की यहाँ पे। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे अल्फा और बीटा एंगल। ठीक है, किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल अभी हम फाइंड करेंगे। ठीक है, और मैग्नीट्यूड तो हमने फाइंड कर लिया, अभी डायरेक्शन फाइंड करेंगे। देखो फ्रेंड्स अभी ध्यान से, तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, अभी देखो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर और पी वेक्टर। पी वेक्टर ने अगर रिजल्टेंट वेक्टर से अल्फा एंगल बनाया और क्यू वेक्टर ने बीटा एंगल बनाया, फिलहाल तो हम अल्फा एंगल फाइंड करेंगे। ठीक है, ये ट्रायंगल देखो ए सी ई, इसमें सीई भी पता है, एई भी पता है। तो ऐसा कौन सा रेशो होता है जिसको हम अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड बोलते हैं? इसको हम टैन अल्फा बोल सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि टैन क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड क्या है? सीई, एडजेसेंट साइड क्या है? एई। ठीक है, यहां से टैन अल्फा हो जाएगा, टैन अल्फा सीई एज इट इज। एई को क्या लिख सकते हैं? देखो एई को क्या लिख सकते हैं? एडी प्लस डी, एडी प्लस डी, एडी प्लस डी लिख सकते हैं फ्रेंड्स। अच्छा, तो टैन अल्फा हो जाएगा सीई। ये जो सीई वैल्यू हमने फाइंड करी थी, आपको अगर पता हो तो वो होती है क्यू साइन थीटा। देखो आप अगर नोट्स में देखोगे पीछे, इसकी वैल्यू क्या फाइंड करी थी हमने? क्यू साइन थीटा। ठीक है, डी की वैल्यू क्या फाइंड करी थी हमने? डी की वैल्यू क्या फाइंड करी थी हमने? ये थी क्यू कॉस थीटा। क्या थी ये? क्यू कॉस थीटा। और एडी की वैल्यू तो हमें पता है, ये जो पी वेक्टर है, ये तो पी है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो। सी क्या है? सी है क्यू साइन थीटा अपॉन एडी क्या है? एडी, एडी हमारा पी है, प्लस डीई क्या है? देखो डी, डी तो क्यू कॉस थीटा है, क्यू कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा टेन अल्फा की वैल्यू क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। यहां से आप अगर देखोगे तो हमें टेन अल्फा नहीं चाहिए, सिर्फ अल्फा चाहिए, एंगल चाहिए। पी वेक्टर से आर वेक्टर ने बनाया हुआ ये एंगल अल्फा चाहिए, तो अल्फा एज इट इज। तो टेन इधर मल्टीप्लाइड को उधर जाके डिवाइड, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं फ्रेंड्स, टेन इनवर्स। क्या बोलोगे इसको? टेन इनवर्स, टेन इनवर्स माइनस पावर। ठीक है, इसको हम ऐसे नहीं लिखोगे, नीचे नहीं लिखोगे फ्रेंड, इसको डिवाइड में, इसको क्या लिखोगे? टेन इनवर्स। तो टेन इनवर्स हो जाएगा क्यू साइन थीटा प्लस पी प्लस क्यू कॉस थीटा। ये हो जाएगी अल्फा की वैल्यू, जो कि एंगल है। ये क्या है? एंगल है, एंगल। किन के बीच का एंगल है? ये रिजल्टेंट वेक्टर एंड पी वेक्टर के बीच का एंगल है। एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर आर एंड वेक्टर पी के बीच का एंगल अल्फा। वैसे आप अगर बीटा को फाइंड करेंगे तो सेम प्रोसेस करना है फ्रेंड्स। ठीक है, जल्दी से इसको लिख लीजिए, बीटा को भी फाइंड करेंगे। वैसे ही फ्रेंड्स, ये जो बीटा एंगल है, ये बीटा, अल्फा तो फाइंड कर लिया, अभी बीटा। बीटा भी एंगल किसके बीच का है? रिजल्टेंट वेक्टर और क्यू वेक्टर के बीच का एंगल है। तो बीटा वेक्टर सिमिलरली फ्रेंड्स आप फाइंड कर सकते हो। ये बीटा वेक्टर ये हो जाएगा टेन इनवर्स पी साइन थीटा अपॉन क्यू प्लस पी कॉस थीटा। ये होती है बीटा की वैल्यू, और ये भी एंगल है। एंगल देखो, बीटा इज एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड क्यू वेक्टर। क्यू वेक्टर एंड रिजल्टेंट वेक्टर के बीच का एंगल है बीटा। ठीक है,
तो ऐसे हम रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर की ऐसे हम डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं फ्रेंड्स। देखो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा फ्रेंड्स, आप अगर एक दो बार इस डेरिवेशन को सॉल्व करोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। ठीक है, शुरू में आपको लगेगा फ्रेंड्स, ठीक है, होता है, सबके साथ होता है, पर आप अगर उसकी जरा सी प्रैक्टिस करोगे, आप उसको केयरफुली देखोगे, ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा समझोगे, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ पाओगे फ्रेंड्स। ठीक है, अच्छा, तो ये हमने अभी अभी हमने सीखा बीटा एंगल, अल्फा एंगल और रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड। ठीक है, इस पर एक छोटा सा प्रॉब्लम ले लेते हैं फ्रेंड्स, आपको क्लिक हो जाएगा जल्दी से। ठीक है, तो जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर बढ़ेंगे हम प्रॉब्लम की। अच्छा, तो फ्रेंड्स देखो अभी ये एग्जांपल, टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 7 न्यूटन, दो फोर्सेस है, दोनों की वैल्यू 6 न्यूटन है, सॉरी 6 न्यूटन है। ईच एक्ट्स सेम पॉइंट, दोनों ही एक ही पॉइंट से एक्ट कर रहे हैं, तो हमें फाइंड करना है द रिजल्टेंट वेक्टर और इट्स डायरेक्शन, और उसकी डायरेक्शन। ठीक है, अभी देखो फ्रेंड्स, मेरे पास एक वेक्टर है पी वेक्टर, जिसकी वैल्यू है 6 न्यूटन, और यहाँ से ये दूसरा वेक्टर है जो कि क्यू है, उसकी भी वैल्यू है 6 न्यूटन। ठीक है, तो हमें क्या करना है, देखो आपको पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा ऐसा। ठीक है, और ये रिजल्टेंट वेक्टर आर, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और इसमें जो एंगल होता है अल्फा या तो ये होता है बीटा, इनमें से कौन सा ही एक एंगल आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स, अभी सबसे पहले हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड के लिए आपको बोला था मैंने फॉर्मूला, ये होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी क्यू कॉस थीटा, होता है कि नहीं। अच्छा, तो यहाँ से पी की वैल्यू देखो जरा 6, तो 6 का स्क्वायर, वैसे क्यू की वैल्यू भी क्या है 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी क्यू क्या है 6 इंटू 6, 6 इंटू 6, सही है, कॉस थीटा, और कॉस है हमारा, यहाँ पे आप एक बात ध्यान में रखो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर एंगल दोनों के बीच का एंगल अगर 60 डिग्री हो, थीटा क्या हो 60 डिग्री हो, यानी कि ये वाला एंगल, ये जो दोनों एंगल है पी और क्यू के बीच का एंगल क्या है 60 डिग्री मान लो। ठीक है, तो कॉस थीटा यानी कि कॉस 60, कॉस क्या हो जाएगा 60, तो यहाँ से 6 का क्या, 6 का स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड 36 प्लस ये 36 प्लस 2 इंटू 36, हो जाएगी नहीं। अच्छा, उसके बाद कॉस 60, आप अगर ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर अच्छे से पढ़े होंगे, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का वो जो टेबल है जिनमें कॉस 60 की वैल्यू होती है फ्रेंड्स 1/2, तो यहाँ से 2, ये 2 कट हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या बचेगा देखो तो जरा, आर की वैल्यू चल रही है, देखो आर यानी कि रिजल्टेंट 36 और ये 36 प्लस 36, तो कुल मिला के क्या है फ्रेंड्स, कुल मिला के यहाँ पे क्या है 3 टाइम्स 36 है, क्या है आर की वैल्यू क्या है 3 टाइम्स 36, तो आर यहाँ से हो जाएगा 36, किसका स्क्वायर होता है 6 का, बाहर आ जाएगा 6 बन जाएगा, तो अंदर क्या बचा 3, तो ये हो जाएगी रिजल्टेंट वैल्यू की मैग्नीट्यूड, जो कि आर इज इक्वल टू क्या है 6√3 न्यूटन। ये जो आर है ना, ये आर की वैल्यू हमें यहाँ मिल गई 6√3 न्यूटन। देखो यहाँ पे कमाल, आर रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। ठीक है, तो पी वेक्टर कितना था 6, क्यू वेक्टर कितना था 6, 6 प्लस 6 कितना था 12, पर यहाँ पे वेक्टर एडिशन में देखो 6 प्लस 6 वैल्यू आ गई 6√3। ये कमाल सिर्फ मैग्नीट्यूड, ये कमाल सिर्फ यहाँ पे वेक्टर में हो सकता है, ये कमाल सिर्फ क्या हो सकता है यहाँ पे वेक्टर इस चैप्टर में ही हो सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, 6 प्लस 6 3√6, सॉरी 6√3, सही है। तो यहाँ पे एक काम कीजिए फ्रेंड्स, जल्दी से इसको लिख लीजिए, हम बढ़ेंगे रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन यानी कि अल्फा एंगल फाइंड करेंगे, क्या करेंगे अल्फा एंगल फाइंड करेंगे, तो जल्दी से लिख लीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने पढ़ा, अभी देखो हमने मैग्नीट्यूड तो फाइंड कर लिया रिजल्टेंट वेक्टर का, ठीक है 6√3, तो यहाँ पे अभी ये अल्फा एंगल, आप अगर अल्फा एंगल फाइंड करोगे तब भी आपको आर की डायरेक्शन मिल जाएगी, और अगर आप ये बीटा एंगल अगर फाइंड करोगे तब भी आपको आर की डायरेक्शन मिल जाएगी। तो अल्फा फाइंड करो या तो बीटा फाइंड करो, बात एक ही होगी। तो हम फाइंड करेंगे फ्रेंड्स टैन अल्फा। टैन अल्फा अभी 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 हमने पढ़ा था कि क्यू साइन थीटा अपॉन
पी प्लस क्यू कॉस थीटा, ऐसी वैल्यू थी कि नहीं? अच्छा, नोट्स में देखो जरा। तो यहां से tan अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी हमें, क्यू क्या है देखो, क्यू 6 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा की वैल्यू हमने अभी अभी देखी क्या है वो 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री हो जाएगा, डिवाइडेड बाय पी क्या है, पी की वैल्यू देखो 6 न्यूटन, तो 6 प्लस क्यू क्या है हमारे पास, क्यू भी 6 है, और कॉस थीटा, तो कॉस हो जाएगा 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू 60, ठीक है। तो यहाँ से आप अगर देखोगे तो tan अल्फा इज, tan अल्फा है यहाँ पे देखो 6 एज इट इज, साइन 60 आप अगर ट्रिग्नोमेट्री के जो टेबल है उसमें देखोगे तो वैल्यू होती है √3/2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 6 प्लस ये 6 एज इट इज, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, क्या होती है 1/2। तो यहाँ से जरा सा कैलकुलेशन कीजिए, देखो 2 1 सा 2, 2 3 सा 6 हो जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 6, यहाँ पे और कैलकुलेशन हो जाएगा फ्रेंड्स, देखो 2 1 सा 2, 2 3 सा 6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा है देखो 3√3 डिवाइड बाय 6 प्लस 3 है कि नहीं, 6 प्लस ये 3 बचा, ठीक है। यहाँ से tan अल्फा हो जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू, tan अल्फा हो जाएगा 3√3 डिवाइड बाय 6 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 6 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 3 1 सा 3, 3 3 सा 9 हो जाएगा। तो यहाँ से tan अल्फा इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे √3, देखो 1 इंटू √3, तो √3 डिवाइडेड बाय 3, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 3। और फ्रेंड्स आपने अगर 10th में अच्छे से पढ़ा होगा तो tan अल्फा यहाँ पे √3 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये जो 3 है ऊपर का √3, तो नीचे का 3 जो है इसको हम भी √3 इंटू √3 लिख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, पढ़ा होगा आपने, √3 इंटू √3 हम लिख सकते हैं, ठीक है, √3 इंटू √3 फ्रेंड्स, ठीक है, 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद देखो ऊपर का √3 और ये √3 कट हो जाएगा, तो ऊपर √3 कट हो जाएगा, ऊपर कुछ नहीं यानी कि 1 बचेगा, तो tan अल्फा हो जाएगा 1/√3, 1/√3। तो tan अल्फा आपने ये लिख लिया होगा फ्रेंड्स, स्टॉप करके लिख लीजिए नहीं लिखा होगा तो यहाँ से tan की वैल्यू मिल जाएगी हमें, tan की वैल्यू देखोगे तो tan की ऐसी कौन सी वैल्यू ली जाए जो 1/√3 होती है। tan के टेबल में आप देखोगे तो 1/√3 वैल्यू होती है 30 डिग्री की, tan 30 डिग्री होता है 1/√3। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि अल्फा जो है वो है 30 डिग्री, तो अल्फा की वैल्यू हमें मिल गई 30 डिग्री, ये वाला ये हो जाएगा 30 डिग्री। कुल मिला के पी और क्यू में कौन सा एंगल था 60, तो पी और आर में क्या आ जाएगा 30 डिग्री का एंगल आ जाएगा, ये एंगल है, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर आर एंड वेक्टर पी के बीच का एंगल। और ये हमें बताता है डायरेक्शन, ये क्या बताता है हमें, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम होगा इस प्रॉब्लम में आप मुझे कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स, ठीक है। अच्छा, तो आई होप आपको ये समझा होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय फ्रेंड्स।